Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So if you are new here, then please do like, share, comment and subscribe to my channel. Today we are doing chapter 3 of economics of class 10, money and credit. Money and credit. The first part is money as a medium of exchange. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसमें मैंने कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. ये 4 पॉइंट्स ही आपको अगर लिख के आना है. अगर वो पूछता है मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज को एक्सप्लेन करना है. सो आवर फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, एंड आपको यही प्रेजेंटेशन करके आने, बीच में टॉपिक लिखना है. यू हैव टू राइट 4 लाइक डिफरेंट पॉइंट्स इन सच वे कि जैसे मैंने लिखा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एंड इट विल जस्ट हैव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द रीडर, आई मीन invigilator. So just make sure you are writing in a presentable manner. So first point says as, in many of these transaction goods are being bought and sold with the use of money. One more thing before starting I would like to tell you कि आप side by side notes बना सकते हैं अपने. It will be like very very helpful for you. ये मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं. लाइक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ईच एंड सिंगल लाइन ऑफ दिस चैप्टर. सो अगर आप ये वीडियो देख लेते दैट्स मोर देन इनफ. मेरी वीडियोस आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो. इन वीडियोज़ में से इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी. हमने पढ़ा बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें गुड्स खरीदे जाते हैं. बॉट मतलब खरीदे जाते हैं, एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी. जैसे अगर मेरे को एक पेन परचेज करना है, फॉर एग्जांपल आई नीड टू परचेज दिस पेन. ये वाला पेन भी मैंने कैसे परचेज किया होगा? आई हैव पेड सम मनी. उसके एक्सचेंज में मुझे ये गुड मिला होगा. ऐसे अगर मुझे ये पेन बेचना है तो मुझे कुछ मनी मिलेगा उसके अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट मैं बेचूंगी. तो हमने पढ़ा बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं. देयर आर मैनी ट्रांजैक्शन. Goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. हमने अभी गुड्स की बात कर ली कि गुड्स भी एक्सचेंज होते हैं. जैसे ये पेन हो गया एक. अब सर्विसेज भी तो एक्सचेंज होते हैं. सर्विसेज आप किसकी ले सकते हैं? सर्विसेज हम डॉक्टर की बात कर सकते हैं. डॉक्टर की सर्विस भी तो एक्सचेंज होती है. डॉक्टर को यू पे जनरली 500 रुपीज़, 5 to रुपीज़ 1000, अब तो ऐसी जा रही है फीस, फॉर वन टाइम विजिट, राइट. अब वो वन टाइम विजिट के लिए जो तुम पैसा पे कर रहे हो, डॉक्टर क्या तुम्हें कुछ सामान दे रहा है? नहीं, डॉक्टर इज नॉट गिविंग अस एनीथिंग. डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. किसको? पेशेंट को. तो सर्विसेज आर ऑल्सो बीइंग एक्सचेंज विद मनी. डॉक्टर क्यों हमें सर्विस दे रहे हैं? क्योंकि हम उसे पैसे दे रहे हैं. तो इससे पता चलता है जो सर्विसेज हैं एंड गुड्स आर बीइंग एक्सचेंज्ड with money. First point clear? Is first point clear? If you have any doubt then you can just write down in the comment section. I will definitely read and make you clear there. Actually this is a little bit misprinted, तो मैं आपको बता दूंगी. You can note down side by side only. Have you ever wondered why transactions are made in money? So it says as, have you ever wondered why transactions are made in money? क्या आपने कभी सोचा है ट्रांजैक्शंस मनी में ही क्यों होता है? क्यों हम मनी को यूज़ करते हैं? क्यों नहीं हम ऐसे कर सकते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू परचेज दिस पेन. सो आई मेरे को ये पेन परचेज करना है और जिसके पास ये पेन है, फॉर एग्जाम्पल उसे कुछ पिलो चाहिए. तो ये भी तो हो सकता है कि मैं उसे पिलो दे दूं और वो मुझे पेन दे दे. तो उसकी भी वांट सेटिस्फाई हो गई, मेरी भी. बट हम वो यूज़ नहीं करते. अब क्यों यूज़ नहीं करते? वो आता है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम. इस सिस्टम को जहाँ हम एक दूसरे के सामान एक्सचेंज करते हैं पैसे के बिना, उसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं. और क्यों यूज़ नहीं करते बार्टर सिस्टम को करंटली? वो होता है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम. वो हम अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ रहे इस वीडियो में. वी आर जस्ट रीडिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मैंने आपको बताया कि ये भी तो ऑल्टरनेटिव है, हम जिससे अपने गुड्स एंड सर्विसेज फुलफिल कर सकते हैं. बट क्यों नहीं करते वो हम बाद में पढ़ेंगे. अब आता है मनी में ही क्यों ट्रांजैक्शन सिर्फ मनी में ही क्यों नहीं. द रीज़न इज सिंपल.
A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आई एम हैविंग लाइक 10 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। 10 रुपये नोट से मेरे को जो भी सामान खरीदना है मैं वो खरीद सकती हूँ, जो भी सर्विस चाहिए मुझे मैं वो ले सकती हूँ। अगर मुझे एक पेन ये खरीदना है और ये पेन की जो सर्विस है, जो पेन जिसके पास ये पेन है उसे चाहिए, फॉर एग्जांपल एक फ़ोन चाहिए, पेन के बदले फ़ोन चाहिए कुछ, है ना। अब ये फ़ोन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर वो मेरे पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है तो दोनों की नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हम आगे पढ़ेंगे, बस आप ये इधर समझो मनी में क्यों करते हैं, क्योंकि अगर जिस बंदे के पास पैसा है वो उसे कैसे भी एक्सचेंज कर सकता है। अब इसका आता है एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। ऑब्वियसली अगर तुम भी किसी को कोई सामान बेच रहे हो या किसी को भी सर्विस दे रहे हो, तुम्हें भी तो यही लगेगा कि पैसे हमें मिले और उस पैसे से हम अपनी वांट फुलफिल कर दे। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सामान बेचा किसी को, उसने मुझे पैसे दे दिए। अब मैं भी तो ये चाहूँगी कि ये जो पैसे हैं जो मुझे मिले हैं, जो मेरी इनकम है, उसे मैं बहुत अप्रोप्रिएट वे में यूज़ करूँ और जो मेरे को कन्वीनियंट वे लगता है उसमें यूज़ करूँ। सो आई होप सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा। ये पूरा पॉइंट इसलिए है, वो ये बोल रहा है कि हम मनी ही क्यों यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन में। थर्ड पॉइंट, टू पार्टीज मस्ट हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कोमोडिटीज। जो दो पार्टी हैं उन्हें एग्री करना पड़ता है, किस लिए? सेल करने के लिए, बाय करने के लिए। टू पार्टीज मस्ट हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कोमोडिटीज। दिस इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो मैं आपको अभी बता दी थी कि हम सामान क्यों नहीं एक्सचेंज करते, मतलब जैसे मुझे पेन चाहिए और सामने वाले को पिलो चाहिए तो हम ऐसे क्यों नहीं एक्सचेंज कर लेते। मैंने बोला उसका सबसे बड़ा लूप होल है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लूप होल क्या होता है बच्चा? लूप होल होता है लिमिटेशन। सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? समझते हैं। टू पार्टीज मस्ट हैव टू एग्री टू सेल बाय ईच अदर थिंग। अगर उसे पिल्लो चाहिए होगा जभी तो मैं पेन खरीद पाऊंगी, मतलब जो मुझे चाहिए और जो उसे चाहिए वो एक दूसरे के पास समान होगा जभी तो हम एक्सचेंज कर पाएंगे गुड्स। अगर मेरे पास पिल्लो नहीं होगा तो क्या मैं अपना पेन ले पाऊंगी उससे? नहीं। अगर उसके पास पेन नहीं होगा क्या मैं अपना पिल्लो बेच पाऊंगी? नहीं। तो इस चीज़ को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं। मतलब डबल मतलब जो दोनों पार्टी है, कोइंसिडेंस मतलब दोनों के सेम इंटरेस्ट हो, वांट दोनों की सेम वांट हो, इंटरेस्ट ऑफ वांट हो, मतलब दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई हो सके। तो ये जो लूप होल है, सबसे बड़ा लूप होल है किसका? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन इधर नीचे लिखी हुई है, वो हम बाद में पढ़ते हैं। What a person desires to sell is exactly what the other persons want to wish. जो एक पर्सन को बेचना है, उसे जो पेन चाहिए वो ऐसा भी तो होना चाहिए वो मुझे खरीदे। अगर मुझे पेन खरीदना ही नहीं हुआ तो मैं क्या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में उसमें पार्टी में जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे वो पेन चाहिए ही नहीं। तो ये मतलब है what a person desires to sell, जो इंसान को जो बेचना है वो सेम होना चाहिए जो दूसरे इंसान को खरीदना है। तो आई होप थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। फोर्थ पॉइंट से बढ़ने से पहले आई वुड लाइक कि आप पहले एक बार बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ लो। अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। एक सिस्टम होता है जहाँ पर जो गुड्स है, प्लीज काइंडली इग्नोर दिस पिंक इंक, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक सिस्टम होता है जहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो एक्सचेंज होते हैं विदाउट वर्ड पे यू नीड टू मेक स्ट्रेस। इसमें हम पैसा यूज़ नहीं करते विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया अभी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एसेंशियल फीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मैंने ब्रैकेट में लूप होल लिखा है। लूप होल का मतलब मैंने बताया लिमिटेशन। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की। ये जो हमारी लिमिटेशन है, इस वजह से ही हम मनी को यूज़ करते हैं, इस वजह से ही हम बार्टर सिस्टम को नहीं यूज़ करते। फोर्थ पॉइंट देखिए, मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये भी आ सकते हैं वाई मनी इज नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज सो बिकॉज मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। मनी इंटरमीडिएट है, बीच का है, मनी बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, उसे सेल करनी है एक कार, ठीक है, और उसे खरीदना है, वांट
अब बाइक, ठीक है, ऐसा कुछ है, उसे कार खरीद के बाइक खरीदनी, वो कार बेच के बाइक खरीदनी। जब वो कार खरीदेगा, अब देखो इधर देखो जरा, सेल करेगा कार को, कार के बीच में उसे कुछ पैसे मिलेंगे, जो पैसे मिलेंगे वो फिर बाद में इन्वेस्ट करेगा बाइक में। तो ये जो मनी है, मनी सबके इंटरमीडिएट, सबके बीच में आ रहा है, हर प्रोसेस के बीच में आ रहा है, हर एक्सचेंज प्रोसेस के बीच में आ रहा है, इसलिए उसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। आई होप फोर्थ पॉइंट भी क्लियर होगा। तो ये चारों पॉइंट आपको लिख के आना है और इस तरीके में लिख के आना। आप ये कर सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट इधर लिख दिया, सेकंड इधर लिख दिया, थर्ड इधर लिख दिया, चेंज कर सकते हो ऊपर नीचे। बट अगर आप इस प्रेजेंटेशन में लिख के आओगे, आई कैन गारंटी यू कि बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्लियर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, डिफरेंट काइंड ऑफ मनी। देखो, फॉर्म्स ऑफ मनी में पहला फॉर्म आता है करेंसी, सेकंड फॉर्म आता है डिपॉजिट्स विद बैंक। आप ऐसे ही बना के आना, आई गारंटी यू बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके। तो फॉर्म्स ऑफ मनी दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज करेंसी, दूसरा होता है डिपॉजिट विद बैंक। पहले करेंसी एंड डिपॉजिट विद बैंक। तो हम पहले डिपॉजिट विद बैंक को समझते हैं। मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। ये हम पहले बिल्कुल अभी पढ़ के आए हैं। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉज यूज एज मनी। मैंने बताया ना, जैसे कॉइन्स से पहले बहुत सब चीज़ें होती थी जिसे हम मनी की तरह यूज़ करते थे। पहले हम, अभी तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो चुका है, बट पहले कॉइन्स, जब कॉइन्स भी गोल्ड सिल्वर कॉइन्स से भी पहले बहुत सारी चीज़ें थी जैसे हम यूज़ करते थे। फॉर क्या क्या थी, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, इन अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स। ग्रेन्स पता है क्या होता है? जो आटे का दाना होता है ना, दैट ग्रेन्स को यूज़ करते थे। कैटल्स को यूज़ करते थे मनी की जगह। कॉइन्स से भी पहले ग्रेन्स और कैटल्स को यूज़ करते थे मनी की जगह। और इनसे भी पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम आई होप आप सबको पता होगा क्या होता है। ग्रेजुअली मेटालिक कॉइन्स केम इनटू यूज। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, फिर ग्रेन्स, फिर कैटल्स, अब उसके बाद कॉइन्स। कॉइन्स भी बहुत टाइप के होते थे। मेटालिक कॉइन्स में जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, बहुत सब चीज़ें। तो ये जस्ट बेसिक्स हैं जो हम पहले पढ़ गए हैं, बट आपको ये लिखना पड़ेगा फॉर्म्स ऑफ मनी में। अब आता है करेंसी। करेंसी को समझते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पेपर इंक्लूड। जो मॉडर्न पैसा है, अब जो करंटली जो पैसा है उसे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी बोलते हैं। क्या क्या इंक्लूड करता है? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। पेपर नोट्स जैसे करंटली हमारे पास 2000 के हैं, 500 के हैं, 100 के, एंड मैनी मोर। कॉइन्स अभी करंटली हमारे पास ₹10 है, ₹20 है, ये सब चीज़ें, मैनी मोर। तो ये जो मॉडर्न मनी, उसमें पेपर भी आता है, कॉइन्स भी आता है। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ एनी प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। जो मॉडर्न मनी है वो कोई प्रीशियस मेटल की नहीं बनी थी। क्या ये जो पेपर है, जो 2000 का नोट है, जो 500 का रुपए का नोट है, क्या ये गोल्ड से बने हुए हैं? क्या ये सिल्वर से बने हुए हैं? किसी से नहीं बने, नॉर्मल पेपर है। बट इनकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये आरबीआई ने ऑथराइज कर रखे हैं, वो एक अलग बात आती है। बट ये बात है कि जो पेपर है, ये जो मनी है और ये जो कॉइन्स हैं, क्या ये गोल्ड सिल्वर के बने? नहीं, नॉर्मल मेटल है ना। कोई ये कॉइन्स नॉर्मल मेटल के बने, पेपर नॉर्मल पेपर है, कोई एक्सपेंसिव पेपर नहीं है, बट स्टिल उनकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उन्हें आरबीआई ने ऑथराइज कर रखे हैं। मैंने थोड़ा हायर लेवल बता दिया, वरना आप बस ये समझो, जो पेपर है और जो कॉइन्स है वो किसी भी प्रीशियस मेटल के नहीं बने हुए। अब अभी तक जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो ये बने हैं बच्चों। डिफाइन मनी। मनी क्या होता है? मनी हमने अभी पीछे समझा, मनी एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला। एक्सप्लेन बार्टर सिस्टम, मैंने पीछे भी समझाया अभी। राइट एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। एसेंशियल फीचर बोल लो, लूप होल बोल लो, लिमिटेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये सब क्या है? जब भी फीचर आ जाए, लूप होल आ जाए, लिमिटेशन आ जाए, आपको सब में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक्सप्लेन करने, जो हम पिछली वीडियो मतलब पिछले पेज पे समझ के आए हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने पहले देख लिया। बात है व्हाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हु इशूज करेंसी। ये आरबीआई इशू करती है करेंसी, ठीक है ना बच्चों। अब बात है करेंसी। अब आज हम पहले करेंसी कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम डिपॉजिट्स विद बैंक कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, देन वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ही क्यों एक्सेप्ट होता है? बिल्कुल सही है, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। मैंने बोला ना, अब जो मैंने आपको लूप होल बताया कि वो ना कि किसी प्रीशियस मेटल के बने होते,
क्या नोट्स और कॉइन्स हमारे प्रीशियस मेटल के? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेट आंसर इज नो। बट स्टिल वही क्यों एक्सेप्ट होते हैं? जस्ट बिकॉज वो ऑथराइज है। आपको इस वर्ड को हाईलाइट करना पड़ेगा, ऑथराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्पेशली आपकी आरबीआई आती है, ठीक है। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ कम ऑन टू सेकेंड पॉइंट। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ही तो है, इसकी फुल फॉर्म ही तो है। तो इंडिया में आरबीआई इशू करती है नोट्स किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। गलती से कॉइन्स मत लिख के आ जाना कि इन इंडिया आरबीआई इशूज नोट्स एंड कॉइन्स, नहीं, सिर्फ नोट्स। एज पर इंडियन लॉ नो वन द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकती है नोट्स, कोई और नहीं प्रिंट कर सकता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एमएनसीज, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्रिंट नहीं कर सकता एक्सेप्ट ऑफ आरबीआई। वो भी किसके बिहाफ पे करती है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। आई होप सेकेंड पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। थर्ड पॉइंट, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction। अब आप ये भी तो बोल सकते हो, ठीक है, अगर आरबीआई इशू करती है तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई सामने वाला इंसान मना कर दे कि मैं नहीं ले रहा पैसे, रुपी मतलब मैं नहीं ले गुड्स बेचना चाह रहा, सर्विस नहीं लेना चाह रहा पैसे में, मतलब मुझे पैसे नहीं चाहिए। बट गलत, हमारी लॉ बोलती है, लॉ लीगलाइजेज, लॉ ने बोला है ये कि जो रुपी है को कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी मना नहीं कर सकता कि मैं पैसे नहीं लूँगा। कॉइन्स को कोई मना कर सकता है, अगर तुम 1000 रुपये से ज़्यादा के कॉइन्स किसी को दे के आ रहे हो ना एज पर कॉइनेज बिल, तो वो मना कर सकते हैं कि भाई मैं 1000 रुपये से ज़्यादा चिल्लरे नहीं लूँगा। अगर आप नोट्स दे रहे हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए तो कोई भी मना नहीं करेगा। तो कॉइन्स के लिए लोग मना भी कर देते हैं 1000 से ऊपर, क्योंकि 1000 से ऊपर गवर्नमेंट ने एज पर कॉइनेज बिल ने भी बोला हुआ। ये मैं आपको हाई लेवल बता दिया, बट आप बस ये समझो कोई मना नहीं कर सकता है क्योंकि लॉ ने लीगलाइज करवा रखा है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी। सो आई होप you find this chapter first video very interesting, and if you do find, then please do like, share, comment and subscribe to my channel. It would mean a lot to me. Thank you guys for watching till the end, and stay tuned for the upcoming videos. And for whatever problems you are facing, just write down in the comment section. I will surely reply to you. Thank you guys.